दोस्तों, कसम खा के कहता हूँ, अगर पेपर को हल करने का ये तरीका जान लिया तो किसी का बाप भी सीटेट पास करने से नहीं रोक सकता है। हम 2024 से 2011 के सभी पेपरों के पैटर्न को ट्रिक के साथ इतनी आसान भाषा में समझा देंगे, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए जुलाई 2019 की सीडीपी को हल करते हैं। इससे पहले के पेपरों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है मूल्यांकन को ऑप्शन है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बता दिया है कि केवल शब्द हमेशा नेगेटिव माना जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। पहला है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। दूसरा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि जिस भी ऑप्शन में आपको सक्रिय शब्द दिखाई दे और प्रश्न पॉजिटिव हो यानी नकारात्मक नहीं पूछा गया हो, इसका सही जवाब वही ऑप्शन होगा जिसमें सक्रिय शब्द दे रखा होगा। अगला है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ऑप्शन हैं कहा उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले समझा दिया है कि जब प्रश्न सकारात्मक है तो ऑप्शनों में सकारात्मक वर्ड ढूंढना है और एक ही ऑप्शन में आपको सकारात्मक वर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये सकारात्मक है। यहाँ दबाव नकारात्मक वर्ड है, प्रभावित नहीं होते ये भी नकारात्मक है और प्रयास करना बंद कर देते हैं ये भी नकारात्मक है। अगला है बच्चों की गलतियाँ। पहला है अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दोस्तों, प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है जिस भी ऑप्शन में आपको नेगेटिव शब्द दिखाई दें उन ऑप्शनों को काट देना, जैसे कि महत्वहीन और लापरवाह, ये दोनों ही बच्चों के लिए नेगेटिव माने जाते हैं। अब आपको दोस्तों, इससे आपके प्रश्न के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। दोस्तों, हम बच्चे की गलतियों को तुरंत नहीं सुधारते हैं बल्कि उनको बाद में सुधारने की कोशिश करते हैं। अगला है वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। पहला है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि का, निगमनात्मक विधि का। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन पहला है, ये अधिगमकर्ता विधि के उदाहरण हैं। अगला है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। दोस्तों,
इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं, यानी संज्ञान और संवेग दोनों संबंधित होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, आनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। अगला है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। दूसरा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, सहजानुभूत ये भी सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है और अवसर प्रदान करना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक ही प्रकार से यानी ओनली। हमने पहले भी आपको बताया है, जब भी किसी ऑप्शन में ओनली दिखाई दे तो वो ऑप्शन अपने आप गलत माना जाता है। और कंठस्थीकरण ये भी गलत हो गया, और व्यवस्थित तरीके से समाधान भी नहीं लिखेंगे बच्चों के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। सहजानुभूत जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे उसे सबसे सही विकल्प मान लीजिए। अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। ऑप्शन हैं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये ऑप्शन सही है। अगला है, जेंडर यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक आर्थिक अवधारणा है, यह एक जैविक निर्धारक है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, इसे समाज ने स्थापित किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आया की सही पहचान करता है। पहला है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व, और शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। ये विकास के सही क्रम हैं। अगला है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। दूसरा है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं हैं। परमेय न की जाने का अर्थ होता है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तीसरा है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से उसे मापा नहीं जा सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। पहला है, सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, परिवार। दोस्तों, इसको याद रखने से प्राथमिक का मतलब होता है पहला, और सबके लिए पहले अपना परिवार होता है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। पहला है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी आपको लेव वाइगोत्स्की दिखाई दें उनके साथ केवल दो शब्द देखने हैं। एक देखना है सामाजिक और दूसरा देखना है सांस्कृतिक।
इन दोनों में से कोई भी एक शब्द या दोनों शब्द दिखाई दें, आपको उसका सही जवाब वही होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। यह एक सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक शब्द लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? पहला है लंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशन व्यवहार। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विचारों की अनुक्रमणीयता इसका सही ऑप्शन है। अगला है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। दूसरा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तीसरा है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। चौथा है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। दोस्तों, अब आपको दिखाई दे गया होगा कि इस वाले ऑप्शन में दंडित शब्द ये भी नेगेटिव होता है और केवल ये भी नेगेटिव होता है, और कोई चीज़ अगर उन्हें सीमित करती है तो वो भी नेगेटिव होती है। इसका सही जवाब मिल गया होगा ऑप्शन तीसरा। अगर आप इसी तरह से प्रश्नों के ऑप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द ढूंढेंगे, आपको पेपर को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? ऑप्शन हैं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर पूरा ऑप्शन पॉजिटिव है और उसमें सक्रिय शब्द दे रखा है तो वो सबसे सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा एग्जाम में समय बचेगा। अगला है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद करना ही होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे तो ये भी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। यानी वयस्कता, और वयस्कता से पहले किशोर अवस्था आती है, सबको आसानी से पता होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, किशोर अवस्था। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। दूसरा है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दोस्तों, जब आपको सक्रिय शब्द मिल ही गया तो बाकी ऑप्शनों को पढ़ने का अब कोई औचित्य नहीं बचा। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा, क्योंकि हमें सक्रिय शब्द दिखाई दे गया तो इसका सही जवाब वही ऑप्शन होगा। अगला है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विधि का क्रम किस से किस तक होता है? ऑप्शन हैं, अपरिकृष्ट चालक विकास से परिकृष्ट चालक विकास तक, परिकृष्ट चालक विकास से अपरिकृष्ट चालक विकास तक, शीर्षगामी से अधोगामी तक, अधोगामी से शीर्षगामी तक। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, स्थूल से सूक्ष्म तक इसका विकास क्रम होता है। अगला है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों, जब भी आपको लिंग के बारे में विभेद दिखाई दे, जब भी आपको लड़का लड़की की अलग अलग बात करे, सिर्फ एक शब्द ढूंढना है, जेंडर रूढ़िबद्धता।
बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप रूढ़िबद्धता शब्द ढूंढ लीजिए, वही उसका सही जवाब होगा। जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब होता है विभेद करना, यानी एक दूसरे में भेद करना। अगला है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरा है उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, तीसरा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, चौथा है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, तीन ऑप्शनों में आपको नेगेटिव चीज़ दिखाई दे रही होगी। ध्यान नहीं देना ये भी नेगेटिव होता है, अस्वीकार करना ये भी नेगेटिव होता है, और उनकी उपेक्षा करना ये भी नेगेटिव होता है। अब इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अगर मान लीजिए इसकी जगह कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछा गया होता, केवल सकारात्मक प्रश्न होता और ऑप्शन यही होते, तो इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा ही होता। प्रश्न कुछ भी हो, जिस भी ऑप्शन में आपको नेगेटिव शब्द दिखाई दें उसे हमेशा काट देना है। अगला है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पहला है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रित अभिविन्यास। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जेल में क्या मिलता है? दंड मिलता है। इसका सही जवाब इसीलिए ऑप्शन पहला होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। आप ऐसी ही चीज़ों से इसे याद रख सकते हैं। अगला है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहला है भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। दोस्तों, उसे लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता मानते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में, दोस्तों यहाँ सामने नहीं समान होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? ऑप्शन हैं विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार देती है। अगला है, दोस्तों यहाँ हमने प्रश्न को छुपा दिया है। आप पहले केवल ऑप्शनों को पढ़िए, फिर आपको महसूस होगा कि हमारे तरीके से पेपर करना कितना आसान होता है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। दोस्तों, आपको पता होगा कि अनदेखी करना नेगेटिव वर्ड होता है। दूसरा है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तीसरा है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दोस्तों, तुलना करना भी हमने आपको गलत बताया था, किसी भी आधार पर बच्चों में तुलना नहीं की जाएगी। वह विशेष संस्कृतियों यानी समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। यहाँ भी एक तरह के बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी कथन गलत होगा। अब आप देख लीजिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। चलिए अब प्रश्न को देख लेते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जवाब ये होगा इसका, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव चीज़ें दे रखी हैं। अगला है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष के लिए समान शिक्षा देने की बात करता है। ऑप्शन हैं पृथक्करण की, मुख्य धारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षण की, समावेशी शिक्षा की। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। अगला है, दोस्तों अगर हम इस प्रश्न को भी ढक देते हैं तब आप देखते हैं कि क्या इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। देखिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको भी पता है कि बच्चों को अनुमति ना देना किसी भी चीज़ के लिए गलत माना जाएगा और पूछने से रोकना किसी भी चीज़ के लिए
ये भी गलत माना जाएगा। और बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए हतोत्साहित करना, ये भी गलत होगा। अब आप खुद देख लीजिए, हमारी ट्रिक से कितने सारे प्रश्न बिना पढ़े ही आप हल कर सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। दोस्तों, इसमें नेगेटिव बताना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है। निर्देशन एवं संचालन, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रियाएं, ये भी पॉजिटिव होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कंठस्थीकरण करना यानी याद करना हमेशा गलत माना जाएगा। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास करना, ये ऑप्शन के हिसाब से सही और गलत होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। कंठस्थीकरण हमेशा गलत होगा हर कंडीशन पर। इसका सही जवाब इसीलिए ऑप्शन तीसरा है। अगला है, दोस्तों, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली होते हैं शीघ्रता से एवं स्वतंत्र अति सक्रियता रूप से सीखने। दूसरा है अधिगम अशक्तता, ये होता है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। और सृजनात्मक होता है मूल समाधान के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, व्यक्तिक्रम हो गया आसानी से विचलित होने की आदत। अगला है, दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमारी ट्रिक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। देखते हैं कितने लोग हमारी ट्रिक को समझ पाए हैं कि पेपर को कैसे हल करना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और जो लोग ऐसे ही 2024 से 11 के सभी पेपरों के पैटर्न को हमारी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।